So dear students, our today's topic is फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इससे पहले वीडियो में हमने 5 प्रिंसिपल्स पढ़े थे फ्यूल के। इस वीडियो में हम 5 प्रिंसिपल्स और पढ़ेंगे। सबसे जो 6 प्रिंसिपल है वो है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फ्यूल कहता है कि आपको दोनों ही एम्प्लॉइज और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। मैनेजर को ये ध्यान रखना पड़ेगा ना तो एम्प्लॉइज का नुकसान हो और ना ही ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान हो। अगर ये सिचुएशन आती है कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं कर पा रहे हैं और एम्प्लॉइज हमें फोर्स कर रहे हैं कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए या हमें और सुविधाएं प्रोवाइड की जाए, उस कंडीशन पे मैनेजर किसको सप्रेस कर देगा? एम्प्लॉइज के या इंडिविजुअल इंटरेस्ट को क्या कर देगा? सप्रेस कर देगा, मींस दबा देगा, हटा देगा। मींस वहां पे वो क्या करेगा? पहले वो किसके बारे में सोचेगा? ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के बारे में सोचेगा, फिर वो एम्प्लॉइज के बारे में सोचेगा। लेकिन यहाँ पे मैनेजर को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, फ्यूल इस चीज पे इंसिस्ट करते हैं कि कोई भी एम्प्लॉइज, कोई भी मैनेजर अपने फायदे के लिए ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैनेजर ने कोई ऑर्डर देना है किसी मशीन का या रॉ मटेरियल का, तो अपने किसी रिलेटिव को या अपने किसी संबंधी को ऑर्डर दे दे और उसका रेट वो हाई प्राइसेस पे उस चीज को वो परचेस करे। यहाँ पे क्या हो रहा है? वो अपना फायदा ज्यादा सोच रहा है अपने रिलेटिव्स का और ऑर्गेनाइजेशनल का फायदा क्या होगा? कम। तो इस चीज को दूर करने, इस चीज को हटाने के लिए फ्यूल कहता है कि आप सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है, फिर आपके बारे में आप खुद सोचेंगे कि हमें क्या करना है। सो ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की स्थिति कैसी है। अगर फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है तो एम्प्लॉइज को ये देखना होगा कि वो अपनी सैलरी की ज्यादा डिमांड ना करें। अब इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या पड़ेगा? अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सबसे पहले मैनेजर का जो मेन टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को क्या किया जा सके? अचीव किया जा सके। सेकंड है कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन, और ये मैनेजर की ही जिम्मेदारी बनती है कि वो बैलेंस बना के रखे एम्प्लॉइज में और ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का और इंडिविजुअल में आपस में कभी भी क्लैश ना हो। सेकंड प्रिंसिपल, जो 7th प्रिंसिपल आता है फ्यूल का, वो है रेम्युनरेशन ऑफ पर्सन। रेम्युनरेशन ऑफ पर्सन मीन सैलरी, वेजेस जो हम लोग एम्प्लॉइज को या वर्कर्स को देते हैं। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कम से कम इतनी कॉम्पिटिटिव सैलरी होनी चाहिए जितनी भी गवर्नमेंट ने डिसाइड की है या हमारा कंपटीटर अपने एम्प्लॉइज को देता है। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? एम्प्लॉइज कभी भी डीमोटिवेट नहीं होंगे, उन्हें ये कभी भी फील नहीं होगा कि हमें कम पैसे दिए जा रहे हैं और हमसे काम ज्यादा लिया जा रहा है। अब इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या पड़ेगा? एम्प्लॉइज गेट मोटिवेटेड। एम्प्लॉइज क्या रहेंगे? मोटिवेट रहेंगे। मोटिवेट कैसे रहेंगे? मान लीजिए जिस साल हमें लॉस हुआ है, अगर हम ठीक ठाक सैलरी देते हैं नो प्रॉब्लम, लेकिन जिस साल हमें प्रॉफिट क्या होता है? ज्यादा होता है, तो वहां पे टॉप लेवल्स की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो कुछ हिस्सा अपने एम्प्लॉइज में भी डिस्ट्रीब्यूट करें, जिससे कि एम्प्लॉइज क्या ऑलवेज क्या रहे? मोटिवेट रहे। नेक्स्ट है डिवोशन एंड कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज इन ग्रुप्स, और जितने भी वादे आपने कर रखे एम्प्लॉइज से बोनस के या इंक्रीमेंट के, वो आप क्या करेंगे? पूरा करेंगे। नाउ द 8th प्रिंसिपल इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मींस होता है पावर इन फ्यू हैंड्स एंड डिसेंट्रलाइजेशन मींस होता है पावर इन मैनी लेवल्स इन मैनी हैंड्स। ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का साइज कैसा है या कंडीशन कैसी है। अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है तो हम किसको लगाएंगे? डिसेंट्रलाइजेशन को। और अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस क्या है? छोटा है, तो हम किसको लगाएंगे? सेंट्रलाइजेशन। लेकिन केवल इन बातों से अलग हटके ये कहता है कि हम दोनों ही को ही फॉलो करेंगे, सेंट्रलाइजेशन को भी डिसेंट्रलाइजेशन को। मींस वो कहता है टॉप लेवल पे क्या रहेगा? सेंट्रलाइजेशन मींस जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन हैं, पॉलिसीज हैं, स्ट्रेटजीज हैं, वो सेंट्रलाइज रहेंगी, और जितने भी बाकी डिसीजंस हैं वो किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे? मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल पे। तो फ्यूल कहता है कि हमें दोनों ही चीजों को फॉलो करना है, सेंट्रलाइजेशन को भी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ना तो आप पूरे में सेंट्रलाइज कर सकते हैं और ना ही पूरे ऑर्गेनाइजेशन को डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं। अब इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या पड़ेगा? बेनिफिट्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन एज वेल एज डिसेंट्रलाइज, दोनों को अगर फॉलो करते हैं तो
आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप फुली सेंट्रलाइज करते हैं तो सारे डिसीजन टॉप लेवल करेगा, तो जो मिडिल लेवल लोअर लेवल का डिसीजन लेने हैं वहां पे डिसीजन लेने में क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा। इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन का होना भी क्या है, जरूरी। नेक्स्ट आता है फास्ट डिसीजन ऑपरेशनल लेवल एंड स्टे कंट्रोल बाय टॉप लेवल। अभी मैंने जैसे बताया, अगर आप इन दोनों को फॉलो करते हैं तो आप डिसीजन बहुत जल्दी ले लेंगे। दूसरा, कुछ जो मेन डिसीजंस हैं, मेन जो पॉइंट्स हैं, मेन पॉलिसीज है, वो आप कहाँ रखेंगे, टॉप लेवल में। इसीलिए कंट्रोल आपका उसके ऊपर, ऑपरेशन के ऊपर, बिजनेस के ऊपर बना रहेगा। नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन मींस होता है जितने भी अथॉरिटीज हैं वो एक चेन के थ्रू फॉलो होंगी, और जितने भी प्रॉब्लम्स या एप्लीकेशंस हैं वो भी किसके थ्रू जाएंगी, एक चेन के थ्रू फॉलो की जाएंगी। मींस एक सिस्टम बनाया जाता है, आपने उस चेन को ब्रेक नहीं करना है, उस चेन के थ्रू ही चलना है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पॉलिसी बनती है तो टॉप लेवल किसको बताएगा, मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल किसको बनाएगा, लोअर लेवल को, और लोअर लेवल वाले बताएंगे किसको, वर्कर्स को। ऐसे ही नीचे से जब इंफॉर्मेशन ऊपर जाएगी, मानो एप्लीकेशन, रिक्वेस्ट, सजेशन जब जाएंगे तो लोअर लेवल टू मिडिल लेवल टू टॉप लेवल। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए एक अचानक इमरजेंसी है, हमें डिसीजन बहुत जल्दी है या इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी पहुँचानी है, वहाँ पे फ्लोर ने सजेस्ट किया है कि आप गैंग प्लान को फॉलो करें। गैंग प्लान में क्या होता है, सेम लेवल पे, सेम पोस्ट पे जो मैनेजर, अगर आप डायरेक्टली कम्युनिकेशन करना चाहते हैं वो गैंग प्लान से आप इन इमरजेंसी कंडीशन वहाँ पे इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे ये चेन क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, लेकिन दोनों का लेवल क्या हो जाना चाहिए, सेम होना है। जैसे सेल्स मैनेजर बात करता है प्रोडक्शन मैनेजर से, इन इमरजेंसी वो चेन को फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो वो दोनों आपस में सीधे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं, गैंग प्लान। अब स्केलर चेन प्रिंसिपल का पॉजिटिव इफेक्ट क्या पड़ेगा, सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। मींस इंफॉर्मेशन एक सिस्टमैटिक सिस्टम से जाएगी, मींस बीच में मिस या ब्रेक होने का कोई भी चांसेस नहीं होगा। टोटली इसका रिकॉर्ड होगा कि ये इंफॉर्मेशन किस तरीके से इस व्यक्ति या इस एम्प्लॉय तक पहुंचनी चाहिए, और ना तो इससे होगा क्या कि अकाउंटेबिलिटी रहेगी हर डिपार्टमेंट की या हर लेवल की। सेकंड है नो कम्युनिकेशन गैप, मींस कम्युनिकेशन गैप भी इसमें नहीं आता है अगर आप स्केलर चेन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी मींस होता है समानता, एक जैसा व्यवहार करना। यहाँ पे इक्विटी मींस इक्वल सैलरी मींस नहीं है कि यहाँ पे हम बात करते हैं रिस्पेक्ट की। इक्विटी मींस आप जितना एम्प्लॉयज, मैनेजर जो है हर एम्प्लॉयज के साथ एक जैसा बिहेव करेगा। ये नहीं है कि जो छोटी रैंक पे है उसके साथ बिहेव अलग किया जाए और जो बड़ी रैंक पे है उसका बिहेवियर अलग हो। सो इक्विटी में एम्प्लॉयज के बिहेवियर से डील किया जाता है। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, एम्प्लॉय गेट सेटिस्फाइड। जब आप सेम रिक्वेस्ट, सेम लेवल की रिक्वेस्ट आप फॉलो करते हैं, मींस आप हर किसी के साथ सेम व्यवहार करते हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयज क्या रहते हैं, सेटिस्फाई रहते हैं, और उन एम्प्लॉयज में मोटिवेशन की भावना भी आती है। यहाँ पे ध्यान रहे, हमने सैलरी को इक्विटी में नहीं माना है। मान लीजिए सैलरी अगर किसी मैनेजर की और पियोन की सैलरी कभी भी सेम नहीं हो सकती। इक्विटी का मतलब है आप जो सम्मान या रिक्वेस्ट जो रिस्पेक्ट करेंगे वो सबकी क्या करेंगे, एक जैसी, ना कि उनकी पोस्ट के हिसाब से। So students, today we discuss about the 5 principles of fuel. In next video we discuss the another principles of management. Thank you. Have a nice day.